नमस्कार, मैं योगेश राणा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा है। दोनों इस चुनाव को जीतने के लिए नियम नैतिकता को छोड़कर राजनीति के सबसे निचले पायदान पर आने को तत्पर है। भाषाई लेवल पर सारी सीमाएं तोड़ने को तत्पर है। हर तरह की घटिया बात कहने के लिए शब्दों को ढूंढा जा रहा है। केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से कर्नाटक को जीत लिया जाए। आखिर कर्नाटक इतना महत्वपूर्ण दोनों के लिए क्यों हो गया है? आप केवल 3 बातों से इसको समझ सकते हैं। एक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा की और इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी की है जो शायद ही आज तक देश में किसी इतने बड़े नेता ने प्रधानमंत्री के बारे में बोला हो। उन्होंने मंच से कह दिया, गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप अगर कहते हैं कि वे जहरीले नहीं है तो छू कर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही। यह राजनीति की भाषा नहीं हो सकती है, यह कोई शालीन भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन बात केवल इतनी भर नहीं है। आप कर्नाटक चुनाव में जनसभाओं में देश के सबसे बड़े नेताओं द्वारा कही जा रही बातों पर ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हर किसी की भाषा कुछ ऐसी ही है। यह मुद्दों और विकास पर बात नहीं हो रही है, जहरीले शब्दों से बात हो रही है। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात के बाद भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा में कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगों से ग्रस्त हो जाएगा। कांग्रेस ने अमित शाह के इस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की एंट्री पर बैन लगाने की चुनाव आयोग से अपील की है। इसको लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला भी है। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी, पवन बंसल और मुकुल वासनिक शामिल रहे हैं। लेकिन बात केवल अमित शाह की दंगों को लेकर की जा रही भविष्यवाणी को लेकर ही नहीं है। यहीं पर बात रुकी नहीं है। भाजपा के एक विधायक है बासनगौड़ा, उन्होंने सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। भाजपा के विधायक ने मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करते हुए कहा, अब वे उनकी तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे जहर उगलेंगे। लेकिन जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विषकन्या है? सोनिया ने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया है। यह बात भाजपा के विधायक ने कही है। इन तीनों बातों से और इन तीनों बयानों से 2 बात तो एकदम साफ हो जाती है। एक, कर्नाटक का जो चुनाव है भाजपा और कांग्रेस के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। इसी कारण भाषा का लेवल हद से निचले दर्जे पर पहुंच गया है। और दूसरी बात, यह बात एक सवाल के तौर पर है और सवाल यह है कि आखिर कर्नाटक का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए इतना अहम क्यों हो गया है? इतना अहम कि भाषाई मर्यादाएं तक तोड़ी जा रही है। आप 3 तथ्यों पर गौर कर लीजिए। एक, कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा। कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार है और सारे सर्वे यह बता रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बन सकती है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है, भाजपा हार सकती है। आप किसी भी सर्वे या मीडिया रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए, यही परसेप्शन बन रहा है कि कर्नाटक में भाजपा हार सकती है। एक और बात, 1985 के बाद यानी पिछले 38 सालों में कर्नाटक के मतदाताओं ने लगातार 5 साल से ज्यादा किसी भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया है। अब आप एक दूसरे तथ्य पर भी गौर कर लीजिए। दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें आती है और इनमें भाजपा के पास केवल 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से भाजपा ने 4 सीटें तेलंगाना में जीती है और शेष सीटें कर्नाटक में जीती है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से भाजपा का एक भी सांसद नहीं है। इसीलिए अगर कर्नाटक में भाजपा हारती है तो यह माना ही जाना चाहिए कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, यानी कि लोकसभा के चुनाव में सीटें घट सकती है, कर्नाटक में भाजपा की सीटें कम हो सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में 6 दिन में 16 रैलियां और रोड शो करने वाले हैं, कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक को लेकर भाजपा किस कदर चिंतित है इसको 2 अन्य तथ्यों से भी समझा जा सकता है। एक, भाजपा
परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करती है, लेकिन दैनिक भास्कर अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है। यह स्टोरी बताती है कि कर्नाटक में भाजपा ने अपने ही इस नियम को एक किनारे उठाकर रख दिया है। 20 से अधिक मंत्री, विधायक और सांसद हैं जिनके बेटे, बेटी और रिश्तेदारों को टिकट दिए गए। और दूसरी बात यह है जो मैंने शुरू में कही थी, कर्नाटक का चुनाव मुद्दों या फिर सरकार की उपलब्धियों पर नहीं, सांप्रदायिकता पर आकर टिक गया है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला कांग्रेस को हमेशा से ही भारी पड़ता रहा है। वो चाहे मौत का सौदागर की बात हो या फिर चौकीदार चोर है का नारा हो। और शायद यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान से 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है बीजेपी की विचारधारा विनाशकारी, गरीबों और दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की है। मैंने उनके यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हो, मैंने उनके बारे में यह बात नहीं कही है। मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है। अगर आप चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत हो जाएगी, मौत तय है। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफाई है। यानी राजनीति में सफाई वहीं पर दी जाती है जहां पर चिंता पैदा होती है, वरना राजनीति में कौन किसको सफाई देता है। इसीलिए वोटिंग 10 मई को है, अभी तो बहुत समय है। इसीलिए देखना होगा कर्नाटक क्या फैसला लेगा। और मैं जो कह रहा हूं कि यह कांग्रेस के लिए भी जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि कर्नाटक से ही भारत जोड़ो यात्रा और इसके बाद राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे अडानी का मुद्दा हो या फिर नरेंद्र मोदी की पढ़ाई डिग्री का मुद्दा हो या फिर भारत भ्रष्टाचार की बात हो या फिर सत्यपाल मलिक की बात हो जो जम्मू कश्मीर और गोवा को लेकर उन्होंने कही है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, वो कर्नाटक के चुनाव से बहुत कुछ तस्वीर बनती हुई दिखेगी। आने वाले अगले विधानसभा चुनाव जो इसी साल है वो, और जो अगले साल लोकसभा के चुनाव है उसको लेकर। लेकिन हाँ, इतना तय है कि कर्नाटक का फैसला 2024 की लड़ाई को प्रभावित जरूर करेगा। फैसला चाहे कर्नाटक भाजपा के पक्ष में करे या फिर कांग्रेस के पक्ष में करे। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।